सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। नाजरीन, यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा मामला है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का ऊँट किस करवट बैठेगा और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात बकौल अमेरिकी सदर ट्रंप के अब फ़ोन पर जारी हैं, जैसा कि उन्होंने चंद दिन पहले ईरानियों को मुखातिब करके ये कहा था कि वो अमेरिका को फ़ोन कर सकते हैं। ट्रंप साथ साथ ये दावा भी कर रहे हैं कि रूसी सदर पुतिन भी उनके हम ख्याल हैं कि ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ की बंदिश मजीद सख्त करने का इरादा भी जाहिर किया और दूसरी तरफ नाकाबंदी जारी रहने से आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। उधर ईरान ने भी खबरदार किया है कि वो ऐसी कार्रवाई करेगा जो याद रखी जाएगी। अमरीकी कांग्रेस की ब्रीफिंग में ये बताया गया है, उसमें वजीर जंग भी थे, दीगर हाई ऑफिशल्स भी थे, कि अमरीका ईरान के खिलाफ जंग पर अब $25 अरब खर्च कर चुका है, जिसका बड़ा हिस्सा असलहा और गोला बारूद पर सर्फ हुआ। और ये पहला बाज़ाब्ता तखमीना है जो पेंटागन की जानिब से कांग्रेस के सामने रखा गया है। सदर ट्रंप की जानिब से $1.5 ट्रिलियन का दिफाई बजट भी इस दौरान मंजूर हुआ है। उधर सालिस और मुज़ाकराती टीम के रूह रवा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने काबीना को यह बताया कि अब्बास अराग़ची रूस जाने से पहले यकीन दहानी करवा कर गए हैं कि ईरानी आला क़यादत से मुशाद वो जवाब देने जा रहे हैं। मुज़ाकरात की कोशिश हर तरफ से हो रही है, फ़ोन पर भी बातचीत हो रही है, हम इसको डिस्कस करते हैं फर्दर। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में तजियाकार एहतशाम हक साहब। एहतशाम साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। और ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। ब्रिगेडियर साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा एहतशाम साहब से ज़रा क्विकली पूछ लूँ कि जो वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की है कि वो हमसे रब्ता करेंगे और मुशावरत करने के बाद बात करेंगे, तो एग्जैक्टली इस वक्त इस्लामाबाद और तेहरान के बीच चल क्या रहा है? एहतशाम साहब, खबर क्या है, क्या हो रहा है अब? देखें, ये पहली दफ़ा हो रहा है उबैद के। हमेशा हमने देखा कि जब भी गवर्नमेंट में कोई इस तरह की हलचल होती है, कोई और भी इशू हो, तो कहीं ना कोई ख़बर लीक हो जाती है या कुछ अंदर से आपको पता चल जाता है। लेकिन इस मसले पे आपने देखा जितने अपने हुकूमती लोग हैं, काबीना के लोग हैं, जब गवर्नमेंट अपना आके किसी प्रेस टॉक में भी बैठते हैं तो बहुत ही केयरफुल हैं, कोई बात नहीं कर रहे होते कि। और एक लिहाज से अच्छा भी है कि भाई अगर कोई ऐसी हमने बात कर दी तो शायद हमारे लिए ठीक नहीं हो, क्योंकि हम बड़ा एक नाजुक काम कर रहे हैं ना, एक्शल वॉक पे हम चल रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि कहीं हमारी ये न्यूट्रलिटी को कोई चैलेंज ना करे, हमारी ऑनेस्टी को कोई चैलेंज ना करे। तो अभी तक दोनों का भरोसा हम भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। अब आपको बड़ी खबर मैं दे देता हूँ, आपने शुरू कर दी। देखें, 2 चीज़ें हो रही हैं। एक बड़ी खबर तो ये है कि जो अब प्रपोज़ल गई थी इनकी तरफ से, ईरान की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर उनकी प्रपोज़ल जो आई हैं ईरान की तरफ हमारे थ्रू गई हैं। एक तो इनडायरेक्ट टॉक्स उनकी भी हो रही हैं, टेलीफोन पे भी ट्रंप साहब कहते हैं हमारा राब्ता है। वो जो हैं उस पर वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, हम बातचीत हमारी हो भी रही है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को एक बात कह रहे हैं कि जी ठीक है, हमने जो आपको अपनी तजावीज़ भेजी हैं वो आप बताएं ईरान क्या कहता है। अब ख़बर यह है कि जो मुश्तबा खमेनी साहब हैं ना, वो ही इज़ लिटिल अनवेल, ये सबको पता है कितना वो ज़ख्मी हुए हैं, कितना नहीं है। अब ड्यूटी लगी हुई है पासदारान के इनकलाब के जो जनरल हैं, जनरल वहीद, वो कहते हैं 2-3 दिन से कोशिश कर रहे हैं उनके पास जाने का। एक तो सिक्योरिटी का मसला है, दूसरा को फ़ोन, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल नहीं करते, जो भी सुप्रीम लीडर हैं वो लिख के देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इत्तेफाक ऐसा है कि उनकी मुलाकात नहीं हो रही, कि वो जाके जो नई प्रपोज़ल अमरीकों की है वो दें, उनसे इस पर गोहर ले लें कि क्या करने की ज़रूरत है। एक तो ये मामला है जिसका इंतज़ार अमरीका को भी हमें भी है कि किस तरफ जनरल वहीदी उनसे मुश्तबा खमेनी से सुप्रीम लीडर से मिलते हैं तो वहाँ क्या जवाब आता है। दूसरी खबर ये है अपना उबैद के अमेरिका भी और ईरान भी बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने हमारी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को ये कन्वे किया है कि जी हम जंग नहीं चाहते। अच्छा। दोनों कहते हैं जी हम नहीं चाहते, और ख़ास तौर पे जुमे की जो डेडलाइन कल आ रही कि 60 दिन पूरे हो जाएंगे, वो ऑथराइजेशन कांग्रेस की ख़त्म हो जाएगी, फिर क्या होगा, अदालतों में केस जाएंगे। एक तरफ उनको जल्दी है अमेरिका को कि जल्दी कर रहे हैं, लेकिन उनके भी मसाइल हो रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, और पाकिस्तान उनको कह रहा है कि जी एक कम से कम बात करें कि जो एक्सटेंड कर दें सीज़ फायर वाला मामला, और किसी हद तक उन्होंने एग्री भी किया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी प्रेसिडेंट ट्रंप की बता रही है कि आबना हुर्मुज़ जो है ना बंद करने से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, जंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान उनको जो राब्ते में रहते दोनों कह रहे हैं कि जी साड़ी जान छुड़ाओ, ये बात तो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन मसला है कि दोनों चाहते हैं कि दे आर ट्राइंग टू पुट अप अ ब्रेव फेस कि जब हम जाएंगे अपने लोगों के पास तो क्या होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बड़ा मसला है, वो कहते हैं कि
अगर कुछ हासिल नहीं करते उबैद और वो जाके कहते हैं कि जी हमने ये शराइत मानी है और ये नहीं मानी, तो लोग कहेंगे आप जंग में क्यों गए थे, तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी बात है कि जो वाशिंगटन पोस्ट की खबर है ना, जिसमें कहा गया था कि जी ये इस मामले को थोड़ा सा क्या कहते हैं, सॉरी वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है, वो ये कहते हैं कि जी ये प्रोटेक्टेड वॉर, ये 2 महीने तक कुछ लोग उनको प्रेसिडेंट ट्रंप को मशवरा दे रहे हैं कि 2 महीने तक आप किसी तरीके से इसको घसीटे, आबना हुर्मुज़ बंद रखें। तो ईरान के जो कुएँ हैं ना, वो कहते हैं कि जी वो टेक्निकली, अब मुझे नहीं पता क्या लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि प्रोडक्शन बंद होगी। इसके जवाब में ईरानी कह रहे हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं, हमारा अभी तक स्टेबल है सारा मामला चलने को। अच्छी बात यह है जो बताने वाली है कि पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त जिसको कहते हैं कि दोनों कांटेक्ट में हैं, दोनों पाकिस्तान के ज़रिए चाहते हैं कि विन विन सिचुएशन बन जाए, ऑफ रैम दोनों को मिल जाए। पाकिस्तान चाहता है कि किसी तरीके से, अब देखें कि महंगाई अब कहाँ से कहाँ चली गई हैं आप पे प्राइसेस, और आप देख लें प्राइम मिनिस्टर ने कल क्या कहा है कि हमारा $300 मिलियन का वीकली इंपोर्ट का बिल जो है ना $800 मिलियन का हो गया। और लेटेस्ट इतला मेरी यही है, मैंने भी कुछ लोगों से बात किया है, ठीक ठाक फिर पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने जा रहे हैं। मैं पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहता, लेकिन जो मुझे पता चला है वो कहते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि IMF कहता है कि जी आप ये कि अपना पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है ना, इसको उधर से वो रिलीफ नहीं मिल रहा है शाम साहब, और उधर से ज़ाहिर है इंटरनेशनल मार्केट से ज़ाहिर है जो जिस तरह से आ रहा है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि जी अगर आपने पेट्रोल पे नहीं लगानी तो अब 25 रुपया जो है ना पेट्रोल पर और डीजल पे बढ़ा दें। इसके अलावा फिर वो खबरें आ रही हैं कि 6 रुपये 7 रुपये भी अपना पेट्रोल बढ़ाने की बात हो। चले इसको जिस तरह से आपने समराइज किया ना, मैं जरा क्विकली ब्रिगेडियर साहब को एंगेज करता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, इसमें बुनियादी तौर पर जिस तरह से एहतशाम साहब सारा नक्शा खींच रहे हैं, राब्ते भी हैं और वहीं साथ ही साथ वो बजट भी अप्रूव हो रहा है, और जो एपिक फ्यूरी था उसे इकोनॉमिक फ्यूरी में कन्वर्ट कर रहा है अमेरिका ना, अब अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी करने के बाद। तो अब एग्जैक्टली पोजीशन शिफ्ट हो गई है, अमेरिका यहाँ पर बेटर एडवांटेज पे है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे चला गया है, और अब दोनों में सबसे ज्यादा टाइट पोजीशन पे कौन है जो चाहता है कि फौरी तौर पर मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकले? शिफ्ट हो गया, ईरान चाहता है अब ऐसा, अमेरिका नहीं चाहता? देखिए, पहले तो बात यह है कि दोनों चाहते हैं कि एक ऑफ रैम्प अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और दूसरा दे वांट टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट, बट एट द सेम टाइम आप देखें कि बिल्डअप भी हो रही है। अमेरिका की तरफ से एडिशनल जहाज वहाँ पे जा रहे हैं, और उसके साथ साथ मिसाइल्स की भी बात हो रही है, और आज एक सेंटकॉम में ब्रीफिंग होने जा रही है जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस की बात की जाएगी। उसमें ऑप्शंस ये भी शामिल है कि स्ट्राइक्स हो, दैट इज वन थिंग। सेकेंडरी इसमें ये भी ऑप्शन है कि जो न्यूक्लियर जो उनके फैसिलिटीज है वहाँ पे जो इनरेस्ट यूरेनियम पड़ा है उसको वहाँ से लेना है, और देन दी ऑप्शंस फॉर ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये 3 चीज़ों पर डिसीजन होना है, और इसके दरमियान से क्लैरिटी मिलेगी कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप चाहता है। लेकिन अपेरेंटली आप देखें कि जिस तरीके से उनकी एक वो पोस्ट आई थी ट्रूथ सोशल पे जिसमें वो गन लेके थे, उधर से भी मैसेज कन्वे करने की कोशिश करें। तो मेरा बड़ा मानना है कि इट इज एस्केलेट टू डी एस्केलेट है, प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। अगर ओवरऑल देखा जाए, देखें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ईरान बैठा हुआ है, सो उन्होंने वहाँ पे ब्लॉकेट है, लेकिन पीछे मेन ब्लॉकेट जो इम्पोज कर दिया वो अमेरिका है। और ये जो ब्लॉकेट है आप देखें कि ये बिल्कुल इस तरह से पैरेलल अरेबियन सी है कि ओमान से लेके सिस्तान बलोचिस्तान तक का एरिया है, दैट वो ब्लॉक कर दिया उन्होंने। तो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस हिसाब से ये कोई एंट्री भी नहीं हो सकती, एग्जिट भी नहीं हो सकती। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि अमेरिका एक कमांडिंग पोजीशन है एज फार एज दिस ब्लॉकेड इज कंसर्न। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें कि इसमें ऑयल की प्रोडक्शन ईरान की हो रही है और उसका आउटलेट कोई नहीं है। तो उसके बाद ये अब मसला ये आ रहा है, ईरान में जो ऑन ग्राउंड जो स्टोरेज थे वो फुल हो चुके हैं। तो देयरफॉर उन्होंने एक पुराना जो कैरियर था तेल का नाशा, उसका नाम है, दैट हैज़ बीन रिकमीशन, जो ख़त्म हो गया था, ताकि एक आप समझ लें फ्लोटिंग स्टोरेज के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाए। और फिर ये है कि जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो दैट विल अफेक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो भी एक मसला बन रहा है। फिर ओवरऑल देखें कि ओवरऑल इम्पैक्ट आप देखें कि आप दुनिया भर में टेक्सटाइल्स एशिया में टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं, फार ईस्ट एशिया में फ्यूल के लिए राशनिंग स्टार्ट हो गई हैं, रिसर्च के खतरात हैं, तेल की कीमतें ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। साहब, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैच है, मैं चाहूँगा आप उस पर ज़रूर कमेंट करें। देखिए, अब भाई आपको भी पता है और मेरा ख्याल है सबको आहिस्ता आहिस्ता बात का पता चल गया है कि ईरान जो कह रहा था कि जी हमने ये जीरो इनरिचमेंट पे नहीं जाना, वो इत्तलात हैं कि इस पर बड़ी हद तक उसने एग्री कर लिया, लेकिन वो यही कह रहा है कि आप ना हुर्मुज़ खोलें,
सैंक्शन ख़त्म करें और ये कि जी ये एश्योरेंसेस दे दें कि दोबारा हमला नहीं होगा। आप नहीं समझते कि बहुत बड़ा मसला हल हो जाता है जिसके पीछे वो ज़ीरो टॉलरेंस रखी हुई थी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि नहीं जी इसको तो आप जब तक आप ये नहीं फैसला करते कि टोटल इसको ब्लॉक बंद करना है हमने, तो वो तो करने के लिए तैयार है, फिर आप नए हॉर्मुज़ खोलने में अब क्या मसला है? ये तो मेरा ख्याल है अमेरिका को अवाम को जाके प्रेसिडेंट ट्रम्प बता सकते हैं कि देखें जी मैं तो अपनी बात मनवाए हूँ कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे चले गए हूँ जी। लेकिन अभी मसला पता है क्या है सर, वो अभी ईरान तो ये कहते हैं आप ब्लॉकेट पहले खोलें, इसके बाद वो कहते हैं बाकी बातचीत करेंगे, लेकिन कंप्रहेंसिव जो बातचीत न्यूक्लियर की होगी हम बाद में कर लेंगे। तो वो अमेरिका इस पर तैयार नहीं है, क्योंकि आप देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प उठते बैठते यही कह जीरो इन्वेस्टमेंट, कहते उस पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सो अमेरिका का ये मानना है भाई हम पहले बात करेंगे न्यूक्लियर पे, और उनको पता भी है कि इस ब्लॉकेट से हम प्रेशर रख रहे हैं, तो वो एक चीज़ है। फिर ऊपर से ये भी मसला है सर, देखें कि अभी जो डिटेल्स आ रही हैं कि एक तो 460 kg इनफिश यूरेनियम है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 11 टन के करीब यूरेनियम है वहाँ पे, डिफरेंट स्टेजेस पे 2% से लेकर 60% के स्टेजेस पे है, उसका भी डिस्पोजल होना है। फिर तो दैट्स भाई आप देखें कि अभी आप रशिया की भी इसमें एंट्री हुई है। 2015 में ये यूरेनियम जो था जो उस वक्त जो अवेलेबल था दैट वाज शिफ्टेड। एक अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा विलियम बर्न्स ने, ही वाज ए फॉर्मर डायरेक्टर CIA भी हैं, डिप्लोमेट भी रहे हैं। उन्होंने न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट की जो प्रोग्राम पे जो ऑप्शंस बात की, उन्होंने एक अच्छी डील ये होगी कि आप उसको टाइट इंस्पेक्शन में डालें, दैट इज वन थिंग, थ्रू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और सेकंड उन्होंने ये कहा कि एक्सटेंड करें जो मोरेटोरियम होगा इन्वेस्टमेंट का, वो पीरियड एक्सटेंड करें। तीसरा अच्छा वसूल साहब, ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन की ये लेटेस्ट आपने देखा खबर सब तक पहुंच गई होगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया है कि 440 ग्राम का जो एनरिच यूरेनियम है ये एक गैस लंदन में है और असवान में है, क्योंकि आपको पता है इनके इंस्पेक्टर जाते रहते हैं। एक तो ये बताएं कि एक किस्म का आइडेंटिफाई हो गया कि जी है। दूसरा वो कह रहे हैं कि जी हमने हज़ारों की तादाद में सेंट्रीफ्यूज जो है ना वो तबाह किए हैं जो 2015 के एग्रीमेंट के बाद, तो अब आप और क्या हमसे चाह रहे होते हैं? तो अब रशिया की अपनी जगह पे इन्वॉल्वमेंट है कि हमें अब दे दें, अब अमेरिका कहता है हमें दे दें, ईरानी कहते हैं कि डाइल्यूट करके मेडिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपके ख्याल में अब झगड़ा किधर है इस इशू पे? सर देखें कि वो झगड़ा बिल्कुल ये इसमें दरमियान का रास्ता निकल सकता है। इवन देखें रशियंस हो चाइनीज हो, वो नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करे, दैट इज वन थिंग। तो इसलिए वो चाहते हैं, अभी आप देखें ना कि इस्फहान में अगर है तो वो रबल के नीचे है, उसको अभी ढूंढना भी एक बड़ा मसला है, उसमें तो इट विल टेक सम टाइम। तो मेरे ख्याल में रशिया की कोशिश ये होगी कि अंडरस्टैंडिंग हो, या उसको डाइल्यूट करें या इसको एक्सपोर्ट करें, यही ऑप्शन विलियम बर्न्स ने भी दिया है। अच्छा, इसमें तो ब्रिगेडियर साहब बुनियादी तौर पे एक चीज़ आपने कही कि कमांडिंग पोजीशन पे इस वक्त अमेरिका आ चुका है। अब इस कमांडिंग पोजीशन पे अगर देखें तो ब्लिंकन जो है वो रडार पे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ईरान का दावा है कि हमने उसको हिट किया है। दूसरी तरफ जेराल्ड फोर्ड जो है वो भी अब बताया जा रहा है कि रिपेयरिंग के लिए और दीगर मामलात के लिए मूव कर रहा है नेक्स्ट मंथ में। तो एग्जैक्टली इस वक्त कमांडिंग पोजीशन पे अगर कोई हो तो उसके साथ यही होता है, या इस सब को एक रिट्रीट के तौर पे देखा जाए, या आप समझते हैं कि ब्लॉकेट के लिए वो कोई नई स्ट्रैटेजी के साथ आना चाह रहे हैं अमेरिका? देखें ब्लॉकेट की, जिसलिए मैंने कहा सेनेट काम में सिटिंग हो रही है, उसमें बहुत बड़े डिसीजंस होंगे, उसमें पता चलेगा कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। दैट इज वन थिंग। देखें खाली ईरान का नुकसान नहीं, GCC कंट्रीज का इक्वली नुकसान हो रहा है, क्योंकि आउटलेट तो नहीं है। दैट्स वाई आप देखें जो GCC कंट्रीज का भी समिट भी कल जो हुई थी, उसमें बहुत सारी चीजें बड़े खुल के हमारे सामने आई कि उसमें ओमान नहीं आया। वन सेकंड ये हुआ कि UAE एग्जिटेड, उन्होंने एग्जिट कर दिया है, OPEC से निकल गया है। और अब वहाँ पे जो डिसीजन हुआ, उन्होंने ये कहा कि भाई हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश को किसी सूरत में कबूल करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा फ्री पैसेज होना चाहिए, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। सेकंड ये भी फैसला हुआ कि जी जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको हमने कैसे काउंटर करना है फ्यूचर में। फिर एक और अब बात इन्होंने की है कि फ्यूचर में पाइपलाइंस से लेके इस तेल को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कहीं और शिफ्ट करें, जहाँ वेस्ट की तरफ जाएं। तो एक स्टडी ये भी है कि 2030 और 2035 तक जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की अभी इम्पोर्टेंस है वो उस वक्त खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनिया बाईपास कर जाएगी इसको, एंड इसकी ऑल्टरनेट्स पे चली जाएगी और उसके ज़रिए से कैटर किया जाएगा, और वहीं साथ ही साथ डिमांड भी घटती चली जाएगी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर जॉइनिंग अस। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। ये सूरत हाल है इस वक्त जंग की, और इस जंग का खात्मा अमेरिका ईरान से ज़्यादा बाकी दुनिया के लिए बहुत आम है, क्योंकि इसका असर आलमी मईशत पर पड़ रहा है। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का रद्दअमल इंतहाई अहम है। वो ये कह रहे हैं कि IMF मेरे मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, उसकी पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट कोई माने नहीं रखती है। चेयरमैन नैब ये कहते हैं कि उन्होंने ये फैसला किया है कि IMF की रिपोर्ट को वो संजीदा नहीं लेंगे। IMF ने अपनी रिपोर्ट में नैब की तारीफ़ की है, लेकिन मेरे मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया है। चेयरमैन नैब जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर लोग अब एतमाद नहीं करते। IMF, वर्ल्ड बैंक और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक ट्राइका बनाया हुआ है और जो मुल्क पसंद नहीं होता वो उसके ख़िलाफ़ माहौल बनाते हैं, उसको कॉर्नर करते हैं, उसको तंग करते हैं। IMF रिपोर्ट का डाटा उन्होंने कहा है कि दुरुस्त नहीं है। चेयरमैन नैब ने अपने इदारे की कारकर्दगी भी बयान की है, कुछ नंबर शेयर किए हैं। चेयरमैन नैब IMF की जो गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक्स असेसमेंट रिपोर्ट है उसका हवाला देते हुए, जिसमें बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में करप्शन और गवर्नेंस की कमज़ोरियों को उजागर किया गया था, उसे कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, मेरे मुल्क के साथ IMF मुखलिस नहीं है। खैर, ये मामला बहुत दिलचस्प है और वहीं साथ ही साथ इसके बहुत सारे पहलू हैं, तो ज़रा एहतशाम साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। एहतशाम साहब, इसमें बुनियादी तौर पर ये इसका ब्रेकडाउन क्या है? अब मुझे ज़रा समझाइए कि चेयरमैन नैब हैं डेफिनेटली, अब ये पॉलिसी स्टेटमेंट भी नहीं है, लेकिन हम IMF के पास भी जा रहे हैं, इसे पार्शली पॉलिसी स्टेटमेंट भी समझा जाए, तो एग्जैक्टली इस वक्त ये बयान आना इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है? चल क्या रहा है IMF को लेके? देखो बैर, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ कन्वे करता है। देखिए, आमतौर पे हमने देखा कि बाज़ों का हुकूमतें जो है ना वो ख़ुद डायरेक्टली कोई बात नहीं कर रही होती है, अपने अहम कोई उनका काबीना का आदमी नहीं बात कर रहा होता, वो किसी और के ज़रिए बात कर दी जाती है। तो ये किसी तरीके से आप अपना नुक्ता नज़र को रजिस्टर करवाते हैं, अपने गुस्से को, अपने कंसर्न को रजिस्टर करवाते हैं। वैसे तो सवालात जवाबात हुए थे, उन्होंने इस बात को बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा, ट्रैका की बात की, ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये देखिए, अब बात यह है कि ये वही रिपोर्ट है, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है गवर्नेंस के ऊपर और करप्शन के ऊपर, जो बहुत पहले हुकूमत के साथ इन्होंने शेयर कर दी थी और उसमें हुकूमत ने बहुत सारी चीज़ें मानी भी थी। अभी आप और मैं हम इनकार कर सकते हैं हमारे करप्शन है, भी गवर्नेंस तो अपनी जगह पे है। हाँ, ये ठीक है, जज्बाती हो कि आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ कि भाई ये बाहर से इस तरह की डिक्टेट्स क्यों आती हैं। लेकिन आपको याद होगा, बल्कि याद क्या होगा, आपने उस वक्त तो मैं भी नहीं था जब ये 1945 के बाद ये आपने देखा एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना था जो अब क्रम्बल होता नज़र आ रहा है। तो जहाँ यूनाइटेड नेशन बनी थी वहाँ पे आपने देखा जिनीवा कन्वेंशन आया, WTO बना, वहाँ पे वर्ल्ड बैंक IMF भी बने थे। वो जो ब्रिटेन वुड जगह है जहाँ पे बने थे, $100 बिलियन अमेरिका ने दे के बनाए थे। तो ये सारी दुनिया में अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल होता है। 140 से ज़्यादा IMF के मेंबर हैं वैद, जो उनकी बात को सुनते हैं, कर्जे लेते हैं, कैश पैसा देते हैं। इधर से 1.2 बिलियन मंजूर होगा जब नेक्स्ट हमारी किस्त आनी है, जब हम कंप्लायंस शो करेंगे, स्टेट बैंक में पैसा पहुंच जाएगा। अच्छा, इसमें एहतशाम साहब, अच्छा, अब बुनियादी तौर पे एक चीज़, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज़ ये कि क्या हम जो IMF की तरफ से चीज़ें आती हैं उसको हम अमेरिका की तरफ से आने वाली चीज़ें भी समझें, जिस तरह से आप भी ब्रेक डाउन दे रहे हैं और जिस तरह से जो अमेरिका का कंट्रीब्यूशन है उसमें IMF में ओवरऑल? देखें, ये अब मेरा ख्याल है कोई ख़बर नहीं रहेगी उवैद कि जो IMF है ना, ये इसको कहा जाता है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है। जब हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे होते हैं तो उसको हमें हर तरह का मिल जाता है, हर तरह का वेवर मिल जाता है। अभी देखें, उनके 8,44,000 उनके शेयर हैं अमेरिका के IMF के अंदर, सबसे ज़्यादा। तो वो अब डिक्टेट करवाते हैं, अपनी बात मनवाते हैं। इनवेरिएबली हमने माजी में देखा है कि IMF के साथ हमारे अगर फड्डे हुए हैं, हमारी किस्त रिलीज नहीं हुई, तो उसको पॉलिटिकल एजेंडा भी अमेरिका का पीछे होता था। अभी हमारे ताल्लुकात ठीक है तो ये 1.2 बिलियन भी मिल जाएंगे, जो नई हमारी किस्त मिलनी है हमें $7 बिलियन में से। अब सवाल इस वक्त ये है कि इसकी जो आप पूछ रहे हैं प्रोवोकेशन क्या थी, ये बात कहने की क्या ज़रूरत थी? मेरा ख्याल एक तो कन्वे हो गया, कभी डिसप्लेजर पाकिस्तान का, कभी आप ही हमें आपने कॉर्नर किया हुआ है या हर चीज़ में आप टैग करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि देखें, वो 70 से ज़्यादा शराइत थी IMF के प्रोग्राम में, 11 और पिछले हफ्ते खबर थी कि और उसमें ऐड कर दी गई। मानेंगे भी हम। मसला किधर है? ये बातें अपनी जगह है कि जी असल बात यह है कि जी हमारी जो मुश्किलात हैं वो क्या है। लेकिन अभी आप 10 माह का फिगर आ गया है, 700 अरब से ज़्यादा का हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, एक्सपोर्ट हमारी मनफी में चली गई है, $16 बिलियन के रो पीट के हमें पूरे किए, $5 बिलियन दिया हमें सऊदी अरब ने। वो जो IMF की कड़ी शर्त है कि 3 माह की इंपोर्ट के लिए पैसा होना चाहिए, जिसके बारे में अब वज़ीर ख़ज़ाना के अगले जून तक ये $18 बिलियन के हो जाएंगे। तो हमारी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है।
काश हम ये हर दफ़ा हम ये कहते हैं कशकोल तोड़ देंगे, 25वां प्रोग्राम 24वां चल रहा है, 25वां लेने की बात हो रही है, और अगर वो नहीं होता तो इसी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि 7 बिलियन से गालिबन कह रहे हैं 10 बिलियन इसको कर दें। तो मेरा ख्याल है बातें तो सही हैं, लेकिन बात अच्छा, इसमें एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प है एहतशाम साहब, इसमें एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प है, मैं चाहूँगा ज़रा उस पर भी आप अपनी राय का इज़हार फरमाइए। जो शराइत आती हैं कि आपका रेवेन्यू जो है वो इतना होना चाहिए, पेट्रोलियम पर लेवी इतनी होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स के असासों को लेकर आपने ये कानून साजी करनी है वगैरह वगैरह, जो भी उसका ब्रेकडाउन है ना, वो हम मानते हैं। लेकिन जब वो यही कहते हैं कि जी आपके यहाँ ये करप्शन का इंडेक्स, ये मसला है, आपकी गवर्नेंस की ये कमज़ोरियाँ हैं, उसकी उस रिपोर्ट के उस हिस्से को हम नहीं मानते, तो ये बुनियादी तौर पर हम भी कहीं अपने साथ इन मामलात को लेकर सीरियस नहीं हैं। ये इस तरह भी देखा जा सकता है इसको? देखिए, ऑफिशियली तो मुझे कहने में वैध कोई हद नहीं है कि ऑफिशियली तो हम चीज़ों को मानते हैं, हम अपनी वीकनेसेस को मानते हैं, हम कहते हैं कि जी गवर्नेंस के हमारे इश्यूज़ हैं, करप्शन है। अब ऐसे तो नहीं कि अब हमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को सारी तरफ से हम कहते हैं कि हर बात तो गलत कर रहे होते हैं, तो सारी दुनिया मानती है कि हमारी 143 नंबर पे 134 नंबर पे हमारी अदलिया है। करप्शन अभी देख लें, हमसे 3 या 4 मुल्क पीछे रह गए हैं, उसमें आप कहते हैं कि जी जो रह गए हैं उसमें कांगो का नाम आता है, सोमालिया का नाम आता है, इराक का नाम आता है, नाइजीरिया का नाम आता है, उसके बाद हमारा नंबर डालते हैं, हर दफ़ा डालते हैं, कोई इसको चैलेंज नहीं करता क्योंकि है करप्शन। आप मुझे बताएं कौन सा अदारा है इस्लामाबाद में CDA गढ़ रहा है, इतनी ज़्यादा करप्शन है कि आप अपना यहाँ कोई फ्लैट या घर ले लें, पैसे दिए बगैर आप कभी काम नहीं करवा सकते। असल मसला ये है कि IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद हमें जो थोड़ा फ़ायदा होता है, ख़ास तौर पर मुझे याद है जो PMLN हुकूमत का पहली हुकूमत थी इनकी, तो उस वक्त के साथ डार साहब उस वक्त हालात नहीं ठीक थे, तो दुबई में मुलाकातें होती थी, उस वक्त 12 वेवर दिए थे उन्होंने। हर 3 महीने के बाद तो बैच जो मीटिंग होती थी, रिव्यू होता था, उसमें कहते थे जी आपके तो रेवेन्यू जो टारगेट था पूरा नहीं किया, वो कहते थे वेवर, वो कहते थे आपकी एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी, वेवर, वो कहते जी आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री को कहा गया कहता ये करें, वेवर, या आपने नदी सेक्टर बिगेस्ट होल में आपने इसमें स्ट्रक्चर रिफॉर्म नहीं की, वेवर। लेकिन जब पकड़ना होता था किसी एक बात पे पकड़ लेते थे, अमेरिका नाराज़ होता था, वो छोटी सी बात पे भी पकड़ाई हो जाती है, फिर हमें खैर वक्त की कमी है। एहतशाम साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी हम एक ब्रेक के बाद यकीनी तौर पर एक इंतहाई अहम अवामी मसला, एक और इंतहाई अहम अवामी मसला, उस पर हम बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। सिंध में कुत्ते के काटने से एक और हलाकत के बाद रवां साल सूबे में अमवात की तादाद अब 6 तक जा पहुंची है। फरवरी के महीने में मीरपुर खास की 10 साला लता की रेबीज से मौत हुई और लता को 2 माह पहले एक कुत्ते ने काटा और घर वालों ने इसे मामूली समझा। जब तक लता को कराची मुंतकिल किया गया वक्त हाथ से निकल चुका था। यूं एक मासूम जिंदगी लाइल्मी और ताख़ीर की भेंट चढ़ गई। ये मरज़ कितना ख़तरनाक है अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि रेबीज़ दुनिया की मुहलिक तरीन बीमारियों में सर फ़हरिस्त है, जिसकी शरह अमवात 100% तक है। यानी एक बार अलामात ज़ाहिर हों तो बचने का कोई इम्कान नहीं है अगर इलाज सही से ना किया जाए। रेबीज़ न सिर्फ अपनी शरह अमवात के एतबार से सबसे मुहलिक है, बल्कि सालाना हलाकतों की तादाद के लिहाज से भी ये दीगर वायरसेस से ज़्यादा ख़तरनाक है। इसीलिए इसे आलमी सेहत के लिए संगीन ख़तरा करार दिया जाता है और दुनिया भर में हर साल तकरीबन 59,000 अफराद इसका शिकार भी होते हैं और पाकिस्तान भी इन्हीं ममालिक में शामिल है जहां ये ख़तरा बदस्तूर मंडला रहा है। सिंध की बात करें तो यहाँ सूरत हाल और भी ख़तरनाक है। साल 2024 में 2 लाख से ज़ायद डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2025 में ये तादाद घटी नहीं बल्कि बढ़कर तकरीबन 2,85,000 तक चली गई। सूबे में आवारा कुत्तों की तादाद 25 लाख से ज़ायद है, जिनमें 80% रेबीज़ वायरस से मुतासरा हैं। इसीलिए हर गली हर मोहल्ले में ये ख़तरा मौजूद है और मसला सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होता बल्कि वैक्सीन की अदम दस्तयाबी भी एक बड़ा अलमिया है। तो डिस्कस करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के तर्जुमान अली राशिद साहब, और इसके साथ साथ हमें ज़ोफ़िशा आसिम साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, CEO हैं, लाइफ सैंक्चुरी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अली राशिद साहब, ज़रा आपसे बुनियादी तौर पर शुरू करते हैं। एक मामला सिंध हाई कोर्ट में भी चल रहा है जहाँ पर जो शिकायत कुनंदा है उनकी जानिब से बताया गया है कि आपने जो 1093 की एक हेल्पलाइन बनाई हुई है वो भी डिसफंक्शनल है। अस्पतालों में जो है बुनियादी तौर पर दवाएं भी दस्तयाब नहीं हैं, यानी वैक्सीन भी दस्तयाब नहीं है। तो किस तरह से सिंध हुकूमत इस 80% से ज़ायद एग्जिस्टिंग रेबीज़ को केटर करने के लिए कोशिशें कर रही है? आपका प्लान क्या है एग्जैक्टली? देखें, इस पे हमने तवील गुफ्तगू भी की है, वो काम भी इस पर काफ़ी हमने किया है और काफ़ी हमें थोड़ा पुशबैक भी आया था। कलिंग डॉग
हमने स्टार्ट की थी, जहाँ सिर्फ हुकूमत नहीं, ऐसे भी इदारे जो हमारे अंडर नहीं आते, कंटोनमेंट बोर्ड हो गए, CBC हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उन्होंने डॉग कलिंग स्टार्ट की। तो उसमें कुछ ह्यूमन राइट्स के, एनिमल राइट्स के एक्चुअली इदारे बीच में आए। उन्होंने कहा कि इसको न्यूटर अगर आप इन जानवरों को करें, कुत्तों को, एज अपोज टू किलिंग देम, तो इट विल बी अ बेटर ऑप्शन। उस पर वर्किंग चल रही है। वैक्सीन्स की बिल्कुल आपने सही निशानदेही की, ये हमने नोटिस किया था कि थोड़ी उनकी जो मेडिकेशन है, वैक्सीन्स की कमी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें सब एड्रेस हो चुकी हैं, दस्तयाब हैं सारी वैक्सीन सारे अस्पतालों में। हमने काफ़ी प्राइवेट NGOs को भी ऑन बोर्ड लिया है हमारे साथ कि लेट्स बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इसलिए कि आप डॉग्स जो हैं, ऐसे रैबिड डॉग्स जो होते हैं, उनको आप मारें तो वो फिर एनिमल राइट्स को इशू होता है, आप नहीं करें तो फिर देन दीज डॉग्स गो एंड अटैक, इंसानों को काटते हैं। फिर इसमें ज़रा क्विकली मुझे अली राशिद साहब ज़रा ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि दवा का जो मसला है वो हल हो गया, तो अभी एग्जैक्टली आपके पास कोई नंबर है कि कितने अस्पतालों में आप जो है वो जो रेबीज से मुतासरा लोग आते हैं उनके लिए वैक्सीन की जो ज़रूरत है वो वहाँ पर दस्तयाब है, उनके इलाज के लिए तमाम तर चीज़ें, तमाम ही अस्पताल इक्विप्ड हैं? दूसरा, कितने आइसोलेशन सेंटर्स हैं या शेल्टर होम्स हैं जहाँ पर आप इन कुत्तों को आइसोलेट करने के लिए कोशिश करें? कोई नंबर? ऑलमोस्ट हर, मैं आपको एक नंबर बताता हूँ परसेंटेज के हवाले से। इसकी जब शॉर्टेज चल रही थी, 50% ऑफ द हॉस्पिटल जो थे वहाँ शॉर्टेज हमने देखी गई। वो अब ऑलमोस्ट हर अस्पताल में इसकी वैक्सीन मौजूद है और बड़े वसूख के साथ आई कैन टेल यू अराउंड 85 to 90% हम कवर कर चुके हैं। 10% अभी भी हमारे पास थोड़ी कंप्लेनें आई थी कि वहाँ शॉर्टेज है, उनको भी हमने एड्रेस करना शुरू कर दिया और ये बहुत ही सीरियस मसला है। इसको हम हंगामी सूरत में सिंध हुकूमत एड्रेस भी कर रही है और इसकी बेहतरी के लिए काम भी करती है। ठीक है। अच्छा ज़ाफ़िर शाह साहिबा, इसमें बुनियादी तौर पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो टैगिंग पे काम करती है, आइसोलेशन पे, शेल्टर होम्स पे काम करती है, आप क्या समझती हैं? जैसे अभी अली राशिद साहब ने भी कहा कि अगर हम किलिंग पे जाते हैं तो ज़ाहिर है NGOs जो है वो एक्टिव हो जाती हैं और कहती हैं हमारे नहीं, और अल्टरनेट सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करने के लिए खुद NGOs भी अक्सर तैयार नहीं होती हैं और सिंध हुकूमत के भी वसाइल अगर इजाज़त नहीं देते, तो एग्जैक्टली इसको केटर करें तो करें किस तरह? मतलब लोगों को इस तरह भी नहीं छोड़ा जा सकता कि उन्हें आवारा कुत्ते काटते रहें। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट। अच्छा, इसका मैं आपको बताऊं, देखिए वो एक लिविंग बीइंग है। डॉग्स की जब हम बात करते हैं, हम कुत्तों के अपने आसपास जो जितने भी एनिमल्स हैं हम जिनकी बात करते हैं, दे आर ऑल लिविंग बीइंग्स। जब हम लिविंग बीइंग्स की बात करते हैं तो हम इतनी रूथलेसली हम उनकी किलिंग की बात नहीं करते, कलिंग जो आप कह रहे हैं, इसकी हम बात नहीं कर सकते क्योंकि ये बहरहाल बहुत से लोगों के दिल के नज़दीक भी चीज़ है और दूसरी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है ये। तो जब हम बात करते हैं कि आप इस चीज़ को कैसे केटर कर सकते हैं, तो इसका बेहतरीन इलाज तो ये है कि इनकी कन्फाइनमेंट की जाए, इनको किसी एक ऐसे एरिया में रखा जाए, उसके बाद फिर इनको जो है बाकी जो पब्लिक से है इनसे दूर रखा जाए। ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वहाँ पर एक लैंड हो जहाँ पर इस तरह के डॉग्स जो हैं उनको वहाँ पर किया जाए। देखिए, क्योर तो अभी तक इसका निकला नहीं है, लेकिन कम से कम हम उसको स्प्रेड आउट करने से या मजीद लीगल होने से हम उसको रोक सकते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका तो यही है कि आप उनको कन्फाइन करें किसी एक सर्टेन एरिया। ठीक है। अच्छा, तो इस कन्फाइनमेंट के लिए अली राशिद साहब आप अब मुझे बताना चाहेंगे कि अगर हम सिर्फ कराची की बात कर लें या पूरे सिंध के अगर आप नंबर्स देना चाहें, एग्जैक्टली सिंध हुकूमत की जो सरकारी ज़मीन है उसमें से कितनी ऐसी जगह जो है मुख्तस की गई कि अच्छा चलें इस मसले को केटर करने के लिए हम ये जगह मुख्तस कर रहे हैं, या अभी भी आप समझते हैं कोई मसला नहीं है, इनके लिए ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, आइसोलेशन शेल्टर होम्स की ज़रूरत नहीं है? जी देखिए, हमें दीगर NGOs जो हैं शेल्टर, इसलिए कि जाहिर सी बात है ना, बिल्कुल जो स्पीकर मुझसे पहले बात कर रही थी, हमारे भी बिल्कुल यही व्यूज़ हैं कि लिविंग बीइंग है, उसको भी प्यार से ट्रीट करना चाहिए, कलिंग के हम खिलाफ हैं। अब हमें जो भी प्राइवेट सेक्टर से या NGO लेवल पे जो भी ये अपना, हमने तो एक उनको कहा था कि यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड विजिट अस। तो बड़े दीगर एनिमल राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आयशा ACF हो गए, आयशा चुनरीगर फाउंडेशन हो गई, दीगर 2-3 और हो गए, उनके साथ द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग क्लोजली विद देम कि शेल्टर्स भी बनाए जाएं उनके लिए, बाकी चीज़ें भी की जाएं। तो हमारे एंड से तो हुकूमती सतह पे भी ये काम हो रहा है और प्राइवेट लेवल पे जो भी NGO ये काम करना चाह रही है और चाहती है कि हम उनको इसमें सपोर्ट करें, उनको किसी भी किस्म की जितने हमारे वसाइल हैं मौजूद हम प्रोवाइड कर सकें। वी आर वेरी वेरी
ईगर टू डू दिस। देखें, ये इंसान अगर कोई भी, एक तो पहले जानवर, अगर ये डिजीज है, अगर रेबीज होती है तो वो कुत्ता भी इन्फेक्टेड है, उसको भी एक बीमारी है। सिमिलरली अगर वो किसी इंसान को काटता है, उसकी मवाद होती है, कोई भी उससे परेशानी होती है, तो ये हमारे ही लोग हैं, सिंध के लोग हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कंसर्निंग ये चीज़ हमारे लिए। सो वी वांट टू प्रोएक्टिवली एड्रेस दिस प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम हम सबसे कहते हैं, जो भी ये NGO वाले हैं या जो भी है, कि वी वांट यू टू बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हाईलाइट करना बहुत अच्छी बात है। कंटोनमेंट जबकि हमारे अंडर नहीं आता, ज़ाती तौर पे मेरी रिहाइश डिफेंस में है, वहाँ अभी रिसेंटली ये कैंपेन एक चली कि जी वो कुत्तों को उन्होंने कलिंग स्टार्ट की, एंड मुझे ज़ाती तौर पे, जबकि आई एम द IT मिनिस्टर, मेरा इससे इतना जब ऑल्टरनेट सोल्यूशन मौजूद है तो फिर उस पर काम हो सकता है। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ज़ाफिर आसिम साहबा बहुत शुक्रिया। क्विकली जरा। तो इसमें मैं इतना जरूर ऐड करना चाहूंगी, देखिए हमारे यहाँ सिर्फ जब हम बात करते हैं कन्फाइनमेंट की भी, उसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस चाहिए होता है। उसमें आपके पास जो लोग हों वो भी आपके जो है वो ट्रेंड हों। हमारे यहाँ लोग ट्रेंड भी नहीं है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं है, डॉग कैचिंग की भी ट्रेनिंग नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सिर्फ कुत्तों को मारना आता है लोगों को, लेकिन हम पकड़ कर उनको प्रॉपर तरीके से जो पकड़ कर कन्फाइन किया जाता है, या वो व्हीकल्स हों जो उनको वहां पर तक लेकर जाएं, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमें इसके लिए भी पूरी तैयारी करनी है अच्छे तरीके से, कि हमारे लोग भी इस चीज के लिए ट्रेंड हो। और वो इसके लिए हमारे आपको भी दावत दे रहे हैं कि आप भी आएं और पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बने। डॉग जो है वो अगर बीमार है, रेबीज का शिकार है, वो खुद भी परेशानी में है, तो जब वो खुद भी परेशानी में है तो वो जाहिर सी बात है वो प्रॉब्म करेगा लोगों को। जाहिर है, उस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए अली राशिद साहब ने आपको ये कहा है कि आप आके पार्ट ऑफ द सोल्यूशन जो है उसमें कंट्रीब्यूट करें। वेल, आई अगेन थैंक यू सो मच ज़ाफिर आसिम साहब, अली राशिद साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो ये बुनियादी तौर पर टैगिंग से और उनकी कन्फाइनमेंट से मसला हल हो सकता है, और फिर वैक्सीन की दस्तयाबी डेफिनेटली अगर मेक श्योर की जाए तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि ये लोगों के लिए मुस्तकिल जो है वो एक टेंशन बनी रहे और एक इम्तिहान बना रहे। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।